अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान भट्टू और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कुछ मज़ीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बहुत सारी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है इस व्लॉग के अंदर। सबसे पहले तो आपको काजी साहब का लंदन के अंदर वेलकम हुआ है, उस हवाले से बताऊँगा। पहले मियाँ साहब का वेलकम हुआ था और अब काजी साहब का वेलकम हुआ है। फिर इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट आपके सामने रखना है, क्योंकि ये तासुर दिया जा रहा है कि खान साहब का जो स्टेटमेंट है वो मीडिया पर रिपोर्ट नहीं हुआ। बहरहाल ये बड़ा एक मुख्तसर सा उनका स्टेटमेंट आया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। फिर पीटीआई आगे क्या करने जा रही है इस हवाले से आपको बताऊँगा। और पीटीआई अब अपने कुछ केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेकर जा रही है, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे थे कि चीफ जस्टिस साहब चेंज हो, तो कुछ केसेस थे जो अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेकर गए हैं। उन केसेस के हवाले से फिर आपको बताऊंगा और सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन के हवाले से भी हम लोग बात करेंगे। अब सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं काजी साहब के जो है वो वेलकम के हवाले से। काजी साहब को वहाँ पर एक तकरीब में जो है इन्वाइट किया गया था, मिडल टेम्पल हॉल था, वहाँ पर काजी साहब इन्वाइटेड थे। तो पीटीआई के लोग वहाँ पर जमा हो गए, जिनमें आप कह लें कि जुल्फी बुखारी साहब भी थे, अज़हर मिशवानी वहाँ पर थे, मलाइका बुखारी भी थी और भी पीटीआई के बहुत सारे लोग थे, कुछ वकला भी थे। तो वो वहाँ पर जमा हुए। उन्होंने काजी साहब के जो है खिलाफ नारेबाजी भी की और वहाँ पर काजी साहब को बड़ी मुश्किल का सामना रहा, क्योंकि असल में पता बात क्या है, मियाँ साहब भी जब पाकिस्तान छोड़ के लंदन गए तो मियाँ साहब के साथ भी यही कुछ हुआ था। वहाँ पर लोग जमा हो गए, उन्होंने मियाँ साहब का रास्ता भी रोका, नारेबाजी भी की और कुछ इस तरह का मिलता जुलता काजी साहब के साथ भी हुआ है। एक्चुअली काजी साहब ने जो कुछ किया है ना, ख़ास तौर पर तो जो उन्होंने अपने इदारे के साथ किया, बाकी हम सब कुछ छोड़ दें, जो सुप्रीम कोर्ट के साथ उन्होंने किया है ना, तो ये कुछ तो होना था। फिर काजी साहब ने जिस तरह से हुकूमत की मावनत की, बहुत सारे केसेस थे जिसमें काजी साहब ने बड़े वन साइडेड फैसले दिए। पीटीआई के साथ जो कुछ काजी साहब ने किया, तो ये एक दिन काजी साहब को देखना पड़ना था, क्योंकि पाकिस्तान तो था नहीं। पाकिस्तान के अंदर तो आप लोगों की आवाज़ को दबा सकते हैं, यहाँ पर अगर कोई डोनट वाला लड़का आपको पूछ लेता है तो वो लड़का ही गायब हो जाता है। फिर पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से खौफ व हरास फैलाया जाता है, लोगों को डराया जाता है, यहाँ पर लोगों को तनकीद नहीं करने दी जाती, अपने हक़ के लिए नहीं बोलने दिया जाता। बहरहाल वो यूरोप के अंदर जब गए तो वहाँ पर तो आपको पता है फिर बोलने की भी आज़ादी है, फिर ह्यूमन राइट्स का भी आप वहाँ कह लें कि बोलबाला है, तो इसलिए वहाँ पर लोग निकले और वो बोले भी। अब काजी साहब या तो फिर घर में बैठ जाएं, मियाँ साहब की तरह कहीं छुप के अपने आप को छुपा लें कहीं, अगर वो बाहर निकलेंगे तो फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसी तरह उनको पूछते भी रहेंगे, उनसे सवालात भी करेंगे, उन पर आवाज़ें भी कसेंगे। और ये काजी साहब को अब देखना पड़ेगा, क्योंकि काजी साहब का जो दौर है ना, वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का ना सियाह तरीन दौर माना जाएगा, क्योंकि काजी साहब ने किया ही बहुत बुरा है। मैं अक्सर आपको काजी साहब के हवाले से सारी अपडेट्स आपके सामने रखता रहता हूँ, या जो कुछ काजी साहब करके गए, अब तो पाकिस्तान का बच्चा इस चीज़ से वाकिफ़ है। जब सारी चीज़ें हमारे सामने हो रही थी, हम देख रहे थे, तो जाहिर बात है अब उसका रिएक्शन तो आना है। तो मियाँ साहब के बाद अब काजी साहब का भी एक लंदन के अंदर भरपूर किस्म का वेलकम हुआ है और ये सिलसिला आगे चलता रहेगा, ये सिलसिला रुकेगा नहीं। काजी साहब या तो फिर अपने आप को कहीं छुपा लें, कहीं किसी और दुनिया में ले जाएं, अगर वो इस दुनिया में रहेंगे तो वो कहीं भी जाएंगे तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनको ज़रूर रोकेंगे। तो पीटीआई ने वहाँ पर भरपूर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया, वहाँ पर नारेबाजी भी की, तो कुछ इस तरह की सूरत चल रही लंदन के अंदर। और काजी साहब का तो ये खैर पहला एक्सपीरियंस था, मियाँ साहब तो खैर ये पहले भी करते रहते हैं, लेकिन काजी साहब का ये पहला एक्सपीरियंस था और आप मज़ीद वो भी करते रहेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग नाजरीन इमरान खान के स्टेटमेंट पर। इमरान खान का एक बड़ा मुख्तसर सा स्टेटमेंट आया है, और क्योंकि ये भी एक तासुर दिया जा रहा था कि खान साहब के जो स्टेटमेंट है वो मीडिया पर रिपोर्ट नहीं किए जा रहे हैं। अब खान साहब ने क्या कहा है, उन्होंने अपने वकला से और सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि वाज़ह अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि जिसने भी 26वीं आईनी तरमीम के हक़ में वोट दिया, उसने आईने पाकिस्तान की बुनियादों को हिलाकर पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है। फिर उन्होंने कहा जी कि मुझे जिस तरह पिंजरे में बंद रखकर ज़हनी अजियत दी गई है, ये बहुत ही नीच और अफसोसनाक हरकत है। जानवरों से बदतर सलूक किया गया, सेल की बिजली 5 दिन तक बंद रखी गई, सेल में घुप अंधेरा रखा गया, 10 दिन तक सेल से बाहर नहीं निकलने दिया गया। ये मैं आपको पहले भी रिपोर्ट कर चुका हूँ, उनकी बिजली भी बंद रही, खान साहब को बाहर भी नहीं निकलने दिया गया। और फिर उन्होंने कहा कि हफ्ते तक मेरे डॉक्टर्स, फैमिली और वकला को मिलने पर पाबंदी लगाई गई। पाबंदी बहुत टाइम रही, क्योंकि हुकूमत जब 26वीं आईनी तरमीम कर रही थी तो इन्होंने खान साहब की मुलाकातें रोक रखी थी सिक्योरिटी का बहाना बनाकर, और बहुत टाइम खान साहब के वकला, उनकी फैमिली, उनसे कोई भी नहीं मिल पाया, उनको पूरा कैद तन्हाई के अंदर रखा गया। उन्होंने कहा कि ये सख्तियाँ और टॉर्चर करके मुझे तोड़ना चाहते हैं, मगर इस जुल्म के बावजूद पाकिस्तानी कौम की हकीकी आज़ादी के लिए डटा रहूँगा। और वो तो खैर पहले भी डटे हुए, और खान साहब तो मेरा ख्याल है कि वो शख्स हैं कि जिनको इन्होंने जितना दबाने की कोशिश की है वो उतना ही उभर कर सामने आए हैं, और ये उन्होंने फैसला कर लिया है कि मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। और खैर ये तो हुकूमत और आप कह लें कि ताकत और हल्के भी परेशान हैं कि क्या किया जाए। वो जो कोई हरबा लेकर आते हैं खान के खिलाफ, उल्टा वो उन्हीं पर ही जो है वो जाके पड़ता है, और वो फिर जो है वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए। मजीद खान साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान के मुस्तकबिल और पाकिस्तानियों के मफाद और बेहतरी से कोई सरोकार नहीं, क्योंकि इसके पैसे जायदाद सब बाहर है, ये पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ लूट मार के लिए आते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि और अपने वतन में वापस लौट जाते हैं, जैसे मियाँ साहब अपने वतन वापस लौट गए, मैंने आपको बताया था।
उन्होंने कहा कि जब ये वज़ीर आज़म था तो 22 दफ़ा बरतानिया गया था, अब तो वैसे भी ये 12वां खिलाड़ी है, इसलिए अपने वतन वापस चला गया है। फिर उन्होंने इंतज़ार पंजोता के हवाले से तशवीश का इज़हार किया, जो उनको अगवा किया गया। उन्होंने कहा कि ये जबरी गुमशुदगियाँ मेरी ज़ात से जुड़ी हुई हैं, मुल्क में मुकम्मल लाकानूनियत का राज है, मेरे फोकल पर्सन को अगवा किए 21 दिन हो गए हैं, उसका कसूर क्या है? अफसोस है कि अदालतें भी इस पर खामोश हैं। बिल्कुल सही बात है, अदालतें भी खामोश है। इंतज़ार पंजोता साहब के हवाले से अगर हम बात करें तो अब 21 रोज़ हो चुके हैं और अब तक ताहाल उनका कोई पता नहीं है कि उनको कौन लेकर गया था, कहाँ रखा गया, ना उनको अदालत पेश किया गया, ना उनका कसूर बताया गया। तो ये पाकिस्तान की अब सूरत-ए-हाल हो चुकी है। ये खान साहब का एक स्टेटमेंट था जो मैंने आपके सामने रखा है। अब हमने देखना है कि पीटीआई अब आगे क्या करने जा रही है। एक तो मैं आपको बताता हूँ कि पीटीआई जो चाहती थी कि ट्रिब्यूनल बन जाएँ और इलेक्शंस के हवाले से वो चाहते थे कि फ़ैसला आए, और फिर क्योंकि आपको पता है कि फॉर्म 45 भी उनके पास थे और पीटीआई ने इस पर बहुत सारी कोशिश की कि इलेक्शन में जिस तरह धांधली की गई है इसके हवाले से ट्रिब्यूनल बनाए जाएँ और इस पर जो है वो फैसले किए जाएँ, लेकिन अदालत ने इसको बहुत ज़्यादा डिले किया क्योंकि काजी साहब नहीं चाहते थे कि इन पर फैसला हो, और क्योंकि उनको पता था कि ये फैसले अगर बाकायदा कानून के मुताबिक होंगे तो ये पीटीआई के हक़ में जाएंगे, तो इसलिए इनको दबाया हुआ था। और अब वो पीटीआई चाहती है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं और कुछ केसेस वहाँ पर उन्होंने अब जाके दायर भी कर दिए हैं। एक तो उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का केस ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब दोबारा से वो गए हैं। फिर इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया था 12 जुलाई वाला जो उन्होंने दिया था मखसूस नशिस्तों का, अब तक उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि ये फैसला दिया था और इलेक्शन कमीशन ने अब तक इस पर अमल दरामद नहीं किया, तो वो इस पर गए कि उन पर तौहीन अदालत लगाया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन ने मानने से मना कर दिया था, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये मखसूस नशिस्तें हुकूमत को दी जाएँ और हुकूमत को देने के बाद तो ताई अक्सरियत पूरी करके तो फिर 27वीं आईनी तरमीम का प्लान लेकर आ रहे हैं। क्योंकि अब वो मैंने आपको बताया था कि वो माहौल तो रह नहीं गया कि मौलाना फजलुर रहमान साथ खड़े होंगे, अपने बंदे इनके बाहर जा रहे हैं। फिर क्या है कि साथ ही जो आप कह लें कि अख्तर मेंगल साहब हैं, उन्होंने अपने सेनेटर को इस्तीफ़ा दिलवा दिया, तो अब ना सेनेट में इनके पास नंबर पूरा, ना कौमी असम्बली के, तो इसीलिए इन्होंने इस चीज़ को रोका हुआ है कि शायद ये हमारे हक़ में फ़ैसला आ जाए या कोई बात बन जाए। फिर पीटीआई जो है फौजी कोर्ट्स के हवाले से भी अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई है, वो चाहते हैं इस पर भी कोई मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फ़ैसला आए। अब ये असल में नाज़रीन पीटीआई रुकी हुई थी इसलिए कि काजी साहब के होते हुए तो उनको पता था कि हमारे लिए कोई उम्मीद की किरण है ही नहीं। काजी साहब गए हैं तो पीटीआई ने ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर किए हैं। अब बहरहाल देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या फ़ैसला आता है। पीटीआई इसके लिए अब गई है आप कह लें सुप्रीम कोर्ट के अंदर। फिर हम बात करें अगर सलमान अकरम राजा साहब की, जो पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक बात की है और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। उन्होंने कहा है कि अब हम जो है वो सड़कों पर ही फैसले करेंगे, क्योंकि हमें ये पता चल गया कि वानों के अंदर फैसले नहीं होने, अब सड़कों पर फैसले होंगे। और उन्होंने कहा कि अब हज़ारों लोग नहीं, अब लाखों लोग निकलेंगे। और उन्होंने पाकिस्तानियों से भी कहा कि अभी हमें लाखों की तादाद में निकलना होगा अगर आप चाहते हैं कि आवाम के हक़ में फ़ैसले आएँ, तो लाखों की तादाद में निकलना होगा। वो कहते हैं कि हज़ारों की तादाद में निकलते हैं तो चंद हज़ार पकड़े जाते हैं, बाकी जो होते हैं उन पर आप शैल डंडे बरसा के उनको वहाँ से भगा देते हैं, तो इसलिए कोई वो नतीजा खेज़ नहीं हो पाता। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अब लाखों लोगों को निकलना होगा अपनी हकीकी आज़ादी के लिए, और ये आवाम को ही अपनी जंग लड़नी होगी। ये सलमान अकरम राजा का प्लान है। और मैंने आपको बताया था कि पीटीआई अब अपने जलसे और एहतजाज का प्लान लेकर आ रही है आगे। उन्होंने पेशावर के अंदर भी, कराची के अंदर भी, कोयटा के अंदर भी कुछ जलसे भी करने हैं और एहतजाज के हवाले से भी वो हिकमत अमली बना रहे हैं। अब खान साहब से भी उनकी मुलाकातें हो रही हैं, तो पीटीआई इस पर अब क्या फ़ैसला लेती है इस हवाले से हमें देखना होगा। फिर जुल्फी बुखारी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि जब मलेशिया के सदर यहाँ पर आए थे ना पाकिस्तान के अंदर, आपको याद होगा जब पीटीआई ने अपना एहतजाज करना था अक्टूबर के शुरू में, जो पीटीआई अपना पहला एहतजाज किया था जहाँ से अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद आकर गायब हुए थे, तो तब मलेशिया के सदर आए हुए थे। और उन्होंने बताया कि मलेशिया के सदर ने कहा था कि मुझे खान साहब से जेल में मुलाकात करनी है, और हुकूमत ने इस बात से मना कर दिया था। उनका एक था ना कि मैं खान साहब से मुलाकात करूँ, इसको रद्द कर दिया था। और साथ ही साथ पीटीआई के कुछ लोगों से भी उनकी मुलाकात होनी थी जो कि नहीं हो पाई थी। तो ये एक बड़ा इंकशाफ किया है जुल्फी बुखारी ने। और आप ये देखें कि अब खान साहब जेल के अंदर बैठे हैं, लेकिन मलेशिया का सदर आया तो वो खान साहब से मिलना चाहता है और हुकूमत ने नहीं मिलने दिया। तो हुकूमत को इस बात को समझना चाहिए कि खान कितना बड़ा लीडर है और दुनिया उसको किस तरह से देखती है। इन्होंने एक ऐसे लीडर को जेल के अंदर बंद किया हुआ जबकि उसका कोई कसूर भी नहीं है। और फिर अगर उसके आप देखें ना कि एक तो उसके फैसले जो कोर्ट के अंदर अगर को उसके हक़ में आ जाते हैं तो उनको तख़ीर का शिकार किया जाता है या उनके हक़ में आने नहीं दिए जाते। तो इस तरह की सूरत इमरान खान के लिए इन्होंने बनाई हुई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट बार का जो इलेक्शन हुआ है उस हवाले से। अब आसमा जंगीर ग्रुप वहाँ पर जीत गया। आसमा जंगीर ग्रुप के जो सदर हैं वो जीत गए और हामिद रज़ा ग्रुप के जो है वो सेक्रेटरी और नायब सदर जीत गए। तो ये एक मिली जुली आप कह सकते हैं कामयाबी है। और हामिद खान ग्रुप ने मेहनत नहीं की एक्चुअली यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो क्योंकि खान बहुत पॉपुलर है और लग ये रहा था, मैंने भी आपको अपने गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि हामिद खान ग्रुप जो है वो मुझे लग रहा है कि इलेक्शन जो जीतेगा और वो अक्सरियत में लग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर पीटीआई की जानिब से ये भी बात की जा रही थी कि यहाँ पर जी धांधली हुई है।
तो ये मेरा ख्याल है कहना गलत होगा। हाँ, धांधली करने की कोशिश ज़रूर की गई थी, लेकिन वकला ने उसको रोका और जो अगर वोट में आ रहा था थोड़ा बहुत फ़र्क, तो उसको उन्होंने जो है वो दोबारा से गिनती की और वहाँ पर उसको कवर किया। और आप ये कह सकते हैं कि एहसन भून साहब और तारक साहब का ग्रुप जो है वो जीत चुका है। फ़ारूक अता साहब उनके कैंडिडेट थे, वो सदर के जो कैंडिडेट थे वो जीत चुके हैं। और मुनीर काकर जो पीटीए के कैंडिडेट थे, या आप कह सकते हैं हामिद खान ग्रुप के कैंडिडेट थे, वो ये इलेक्शन हार गए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये हामिद खान ग्रुप इलेक्शन हारा क्यों, तो हारे वो इसलिए कि उन्होंने बिल्कुल मेहनत नहीं की थी, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि खान साहब बहुत पॉपुलर हैं और खान साहब को बहुत वोट पड़ेगा तो हम ये इलेक्शन जीत जाएंगे। तो उन्होंने मेहनत बिल्कुल भी नहीं की, उनको एक ये गुमान था कि हम जीत जाएंगे, तो इसलिए वो हारे भी, क्योंकि वो ना लोगों से गए मिले, कोई लोगों के साथ उनका उस वक्त ना कोई राब्ता था। और इस तरह की सूरत हाल में, क्योंकि जब आप लोगों के पास नहीं जाते हैं, आप एक चीज़ पर मेहनत नहीं करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपको हार का सामना करना पड़ता है। तो हामिद खान ग्रुप के साथ यही कुछ हुआ। और फिर हुकूमत ने एक और काम किया था, तकरीबन आप कह रहे हैं कि 4221 वोटर थे जिन्होंने इसमें वोट किया था, और असल में हुकूमत ने यहाँ पर किया कि उन्होंने 200 वोटर नया रजिस्टर किया था। अब जो 200 वोटर नया रजिस्टर किया गया था वो बिल्कुल आप कह लें कि प्रो हुकूमत था, और उन्होंने तो हुकूमत को वोट करना ही करना था। तो कुछ एक ये भी वजह बन गई कि जो वो इलेक्शन जीते। बहरहाल ये अब इलेक्शन हो चुका है, और इसमें जो धांधली की बातें की जा रही हैं, मेरा नहीं ख्याल, मैंने आपको बताया कि धांधली, बस इसमें हामिद खान ग्रुप ने मेहनत नहीं की। नाज़रीन, ये कुछ आज की अपडेट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं, कुछ डेवलपमेंट्स, और आप भी अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।